गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डिस्कस अगेन चैप्टर नंबर 4 ऑफ हिस्ट्री। तो आज हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करेंगे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। तो उसके बेटा कुछ टॉपिक्स रह गए हैं। तो टुडे माय टॉपिक नेम इज़ द फॉरेस्ट लॉज एंड देयर इम्पैक्ट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉरेस्ट लॉज क्या थे, किसने बनाए थे। तो फॉरेस्ट लॉज का मतलब होता है कि कुछ कानून थे, कुछ रूल थे, कुछ रेगुलेशन थे जिसमें कुछ टर्म्स को डिफ़ाइन किया गया। और यहाँ पर जो फॉरेस्ट लॉज बनाने वाले थे वो कौन थे? ब्रिटिशर्स। क्योंकि ब्रिटिशर्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किससे हो रही थी? ट्राइबल लोगों से, ट्राइबल कम्युनिटी से। क्योंकि वो चाहते थे कि ट्राइबल कम्युनिटी किसी भी तरीके से यहाँ पर सेटल डाउन हो जाए, उनको कंट्रोल करना ईजी हो जाएगा। और क्योंकि ब्रिटिशर्स को अपनी फैक्ट्रीज़ के लिए लेबर की रिक्वायरमेंट थी, रेलवे स्लीपर बनाने के लिए भी लेबर की रिक्वायर थी, और रोड्स को बनाने के लिए भी लेबर्स की रिक्वायरमेंट थी। तो इसी सब रीजंस की वजह से ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर सबसे पहले फॉरेस्ट लॉ बनाया। फॉरेस्ट लॉ के अंदर सबसे पहले उन्होंने क्या करा? फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया कि इस फॉरेस्ट के अंदर कोई भी बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन के बिना इसमें एंटर नहीं कर सकता। अगर वो बिना पूछे इसमें एंट्री करेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? फाइन देना पड़ेगा, नहीं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको पनिश करेगी। तो दीज काइंड ऑफ द सर्टेन रूल एंड द रेगुलेशन डिफाइंड बाय ब्रिटिशर्स, कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर बहुत तरह के रूल और रेगुलेशन को बनाया। लाइफ ऑफ द ट्राइबल वॉज डायरेक्टली लिंक्ड टू द फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ ट्राइबल लोग डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड थे? फॉरेस्ट के ऊपर। एनी चेंज इन द लॉ ऑफ द फॉरेस्ट वुड हैव टू डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द लाइफ्स ऑफ ट्राइबल पीपल। कि अगर फॉरेस्ट के अंदर और फॉरेस्ट के रूल एंड रेगुलेशन में अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं तो वो डायरेक्ट किसकी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे और किसकी लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे? यहाँ पर ट्राइबल लोगों को। फॉरेस्ट प्रोड्यूसिंग द टिम्बर वर कॉल्ड द रिजर्व फॉरेस्ट। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने बोला कि जो फॉरेस्ट हमें सबसे ज़्यादा टिम्बर दे रहा है, प्रोडक्शन दे रहा है, तो उसको हम क्या करेंगे? रिजर्व फॉरेस्ट बना देंगे। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ट्राइबल्स के लिए हो गई। इन सच फॉरेस्ट द ट्राइबल्स वर नॉट अलाउड टू द रोम फ्रीली। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि यहाँ पर विदाउट ब्रिटिशर की परमिशन के ट्राइबल लोग कहीं भी इधर उधर फॉरेस्ट में नहीं जा सकते थे, और फ्रीली वो झूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते थे, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस करा था, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इट मेड द लाइफ ऑफ द झूम कल्टीवेटर्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो झूम कल्टीवेटर्स थे उनकी लाइफ तो और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई और बहुत ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं कर पा रहे थे। अगर लैंड की फर्टिलिटी अगर डिक्रीज़ हो गई है तो वो उस पर क्रॉप्स भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं कर पाएंगे, उनकी फैमिली सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम कैसे बनी? क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या बनाया? फॉरेस्ट लॉ। But once the tribal were they stopped from the going to the forest, and British faced the difficult of how to find the labor for the working in the forest। अगर वो यहाँ पर ट्राइबल लोगों को मना कर रहे हैं कि आपकी एंट्री नहीं है, मगर ब्रिटिशर्स को तो फिर भी लेबर की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी करने के लिए, रेलवे स्लीपर्स बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, या किसी भी फैक्ट्री के प्रोडक्शन के लिए भी उन्हें लेबर की रिक्वायरमेंट थी। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि झूम कल्टिवेटेड टू सेटल नियर द फॉरेस्ट ऑन द कंडीशन डैट कि दोज लिविंग नियर द फॉरेस्ट वुड हैव टू द प्रोवाइड द लेबर फॉर द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने क्या करा? कुछ यहाँ पर कम्युनिटीज़ को, कुछ लोगों को परमिट कर दिया कि आप फॉरेस्ट के आसपास रह सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर को डायरेक्ट क्या चाहिए था? लेबर चाहिए था, लेबर फोर्स। अंडरस्टैंड? गॉट दिस? नाउ यू कैन से दे अपोज द ब्रिटिश लॉ। अब यहाँ पर ट्राइबल लोग थे, उनको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा था, इतनी ज़्यादा ऑपरेसिव पॉलिसीज़ थी उनकी। विदाउट परमिशन के वो जंगल में नहीं जा सकते थे, फॉरेस्ट में नहीं जा सकते थे, कल्टीवेशन भी नहीं कर सकते थे अपनी मर्जी से, और इवन उनको अगर कोई नेचुरल प्रोडक्ट चाहिए फॉरेस्ट से तो उसको गैदर नहीं कर सकते थे। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते देखते ब्रिटिशर्स के खिलाफ कौन खड़े हो गए? सारे के सारे ट्राइबल लोग। और इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न रहा है हाई टैक्सेस का। अंडरस्टैंड? तो हम ये कह सकते हैं कि दे अपोज द ब्रिटिश लॉज। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी थी उन्होंने वार्म वेलकम किसका नहीं करा? ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ का, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी वो ट्राइबल लोगों की फ्रीडम को ख़त्म कर रही थी। तो इसीलिए अब क्या करा? लोगों ने यहाँ पर इकट्ठा होकर, गैदर होकर, जितने भी ट्राइबल कम्युनिटी थी उन्होंने अपने अपने एरिया में अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा करके और ब्रिटिशर्स के खिलाफ वो सब खड़े हो गए। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है सोनग्राम संगमा रिवॉल्ट का।
अंडरस्टैंड। ये जो रिवॉल्ट था वो असम में हुआ था, और इस असम में इस रिवॉल्ट को करने का कारण, यानी इस रिवॉल्ट को चलाने का कारण, रीज़न क्या था? फॉरेस्ट लॉ। क्योंकि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी फ्रीडम ख़त्म हो गई थी, वो फॉरेस्ट में जा नहीं सकते थे, इवन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर पे बैन था, और हाई टैक्सेस उनको देना पड़ेगा। और छोटा मोटा अगर वो बिज़नेस करते हैं, कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, तो उसके लिए उन्हें लोन लेना पड़ेगा, मनी लेंडर्स और ज़मींदार के पास जाना पड़ेगा। और मनी लेंडर और ज़मींदार क्या करेंगे? उनको पैसे तो देंगे, उनको मनी तो ग्रांट करेंगे, बट वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उनको ग्रांट करेंगे। तो डैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो हमने इंडिया के अंदर देखा 19 और 20 सेंचुरी में बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी ने इंडिया के अंदर रिवॉल्ट किया। अंडरस्टैंड। और गांधी जी 1915 में आए थे, और धीरे धीरे गांधी जी का भी जो प्रभाव था पूरे इंडिया पे पड़ा, तो ट्राइबल कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। उन्होंने सोचा गांधी जी जस्ट लाइक अ मसीहा फॉर अस, कि गांधी जी हमारे लिए एक भगवान है। तो गांधी जी ने भी सबको यहाँ पर प्रेरणा दी कि हमें अपने लिए फ़ाइट करनी चाहिए। तो ट्राइबल कम्युनिटी को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस किससे मिला? महात्मा गांधी से। तो कहा जाता है कि बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटी ने महात्मा गांधी को सपोर्ट किया और सत्याग्रह में भी पार्टिसिपेट किया था। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ट्राइबल्स हैड द प्रॉब्लम्स विद ट्रेडर्स। तो यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वो ट्रेडर से बहुत ज़्यादा परेशान थी। ट्रेडर कौन होते हैं? जो बिज़नेस पर्पस के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो जितने भी ट्रेडर्स थे वो सिटी से यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया में ट्रैवल करते थे, और यहाँ से चीप लेबर उठा के उनसे वर्क करवाते थे, और इवन वो यहाँ पर आके ट्राइबल लोगों से कोकून को खरीदते थे। कोकून होते हैं छोटे छोटे रेशम के कीड़े, यानी जिससे सिल्क हम बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पर वो 3 और 4 रुपीज़ देके थाउजेंड्स ऑफ, यहाँ पर क्या खरीदते थे? 1000 ऑफ कोकून्स को खरीदते थे। अंडरस्टैंड। तो उसको आगे जाके वो 5 गुना दामों में ब्रिटिशर्स को बेच देते थे। तो ये उनका यहाँ पर क्या हो गया? बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पर जो ट्राइबल लोग हैं वो भी बिज़नेस कर रहे हैं, बट उनको 3 और 4 रुपीज़ मिल रहे हैं। बट यहाँ पर जो आपके ट्रेडर्स हैं वो उसको 5 गुना ज़्यादा आगे जाके बेच रहे हैं ब्रिटिशर्स को, यानी उनको ज़्यादा ह्यूज प्रॉफिट हो रहा है, यानी उनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और ट्राइबल्स को तो लिटिल इनकम मिल रही है। तो डैट्स मीन कि यहाँ पर ट्राइबल्स को बहुत ही कम पैसा मिल रहा था ट्रेडिंग करने से। यानी यहाँ पर जो बिज़नेस कर रहे थे कोकून्स का ट्रेडर्स के साथ, उसमें उनको बहुत ही कम पैसा मिल रहा था, और सबसे ज़्यादा पैसा किसको मिल रहा था? ट्रेडर्स को। और दूसरा यहाँ पर हमने देखा कि जो ट्रेडर्स हैं, मनी लैंडर्स हैं, ज़मींदार हैं, तो वो बहुत हाई रेट में किसको लोन ग्रांट करते थे छोटे मोटे बिजनेस खोलने के लिए? यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी को। तो ये भी एक उनका सबसे बड़ा नुकसान था, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल लोग क्या है, थोड़े सा पैसा ज़मींदार मनी लेंडर से लेने के लिए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट उनको देते थे, ज़मींदार, मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स को। अंडरस्टैंड।